पहाड़ों पर सन्नाटा छाया हुआ था। मिडी ने अपने सन इन लॉ को कैंप साइट पर लौट जाने को कह दिया था और वो पहाड़ों के अंदर ही अंदर जाता जा रहा था। मिडी बेनिंगटन ट्रायंगल के अंदर आता जा रहा था। वो बेनिंगटन के पहाड़ों पर पहले भी कई बार आ चुका था, लेकिन इस जगह पर वो पहली बार आया था। मिडी वहीं था, तभी अचानक ही सर्द हवाएं चलने लगी। मिडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा था। मिडी बेनिंगटन ट्रायंगल वाले हिस्से में पहली बार आया था। वो हिस्सा पहाड़ के बाकी हिस्से से ज्यादा खूबसूरत था। वहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। इस वजह से वो हिस्सा अनटच्ड था। मिडी कब जंगल की गहराइयों में चलता चला गया, उसे भी पता नहीं चला। दूसरी ओर कैंप साइट पर उसका सन इन लॉ उसके इंतजार में था। मिडी ने कहा था कि वो 4 बजे के करीब लौट आएगा, लेकिन वो आया नहीं था। उस वक्त 10 बज गए थे और मिडी का कोई अता पता नहीं था। उसका सन इन लॉ बहुत परेशान था। वो अपने साथ के लोगों में से एक से बोला, मुझे लगता है मुझे वापस जंगल में जाकर डैड को ढूंढना चाहिए। 10 बज गए हैं और अब तक वो आए नहीं हैं। मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। उसकी बात सुनकर वो साथी बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस टाइम पर जंगल में जाना रिस्की है। अपनी साथी की वो बात सुनकर वो थोड़ा भड़क गया। तो तुम क्या चाहते हो? मेरे फादर इन लॉ बाहर जंगल में भटकते रहे, उन्हें कुछ हो जाए और मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा रहूं? उसे टेंशन में देखकर वो साथी प्यार से उसे समझाते हुए बोला, यार मिडी कोई बच्चा तो है नहीं कि कहीं गुम हो गए होंगे। हम सब में से सबसे ज्यादा शिकार उन्होंने ही किया है। जितनी तुम्हारी उम्र भी नहीं होगी उतना तो वो जंगल में रहा है। फालतू ही फिक्र कर रहे हो उनकी। देखना अभी कुछ देर में वो आ जाएंगे। मिडी का सन इन लॉ ये बात सुनकर बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि डैड जल्दी लौट आएंगे? हाँ यार, तुम फालतू ही फिक्र कर रहे हो। तुम मिडी को जानते नहीं हो। वो कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो लौट आएंगे। मिडी के सन इन लॉ को उन लोगों की बात सही लगी। वैसे भी वो जंगल को इतने अच्छे से नहीं जानता था कि वो अकेले रात में वहां जा सके। जंगल में बस रही अंधेरी को देखकर ही उसे डर लग रहा था, इसलिए उसने सुबह होने का इंतजार करना ही ठीक समझा। उसका सन इन लॉ रात भर उसका इंतजार करता रहा, लेकिन मिडी का कहीं कोई अता पता नहीं था। इसलिए उसका सन इन लॉ दूसरे दिन अपने बाकी साथियों के साथ जंगल में अपने फादर इन लॉ को ढूंढने के लिए निकल गया। मिडी का एक साथी उसके सन इन लॉ से बोला, मुझे लगता है मिडी पर किसी जानवर ने हमला कर दिया है, क्योंकि मिडी इन जंगलों को इतने अच्छे से जानता है कि उसके भटकने के चांसेस बहुत कम हैं। उसकी बात सुनकर दूसरा साथी बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर किसी जानवर ने हमला किया होगा तो मिडी जिंदा होगा? अपने साथी की बात का जवाब देते हुए बोला, ऐसी हालतों में मिडी का मिलना तो बहुत मुश्किल है। मिडी का सन इन लॉ उन लोगों की ये बातें सुनकर चिढ़ गया। आप लोग प्लीज ये सब फालतू की बातें करना बंद करोगे? यार मेरे फादर इन लॉ खो गए हैं और उन्हें ढूंढने की जगह अब उनकी मौत की बातें कर रहे हो। उसका गुस्सा देखकर बाकी साथी आगे कुछ नहीं बोले। वो लोग दिन भर मिडी को ढूंढते रहे, लेकिन उसका कहीं भी कोई सुराग नहीं मिला। सब लोग थक कर वापस लौट आए थे। अब तो मिडी के सन इन लॉ को भी यकीन हो गया था कि उसके फादर इन लॉ शायद जिंदा नहीं रहे थे। लेकिन उस जंगल में उस रात मिडी के साथ क्या क्या हुआ था, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। मिडी के साथ जो हुआ वो राज तो उसके साथ ही इस दुनिया से चला गया था। लेकिन लोग कहते हैं बेनिंगटन ट्रायंगल में जो रहस्यमयी शक्तियां मौजूद हैं, उन्हीं ने मिडी को निगल लिया था। कुछ लोग कहते हैं कि अपने सन इन लॉ से बिछड़ने के बाद मिडी जंगल में घूम रहा था। बेनिंगटन के पहाड़ उसे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वो उन पहाड़ों की खूबसूरती में खोया हुआ था कि उसे जंगल से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था। मिडी धीरे धीरे जंगल की ओर खिंचा चला जाता है, जहां से उसे अपना नाम सुनाई दे रहा था। मिडी जंगल के अंदर ही अंदर जाता जा रहा था। जंगल का वो हिस्सा उसने कभी नहीं देखा था। उस वक्त दोपहर के कुछ 2 बजे थे।
बावजूद इसके उस जंगल में अंधेरा ही था। मिडी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बढ़ने के साथ साथ अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। मिडी अपने आपे में भी नहीं था। जंगल की ओर बढ़ते बढ़ते वो इतना आगे पहुंच गया था कि वहां से उसका लौटना हमेशा के लिए मुश्किल हो गया। बेनिंगटन ट्रायंगल उसे निकल गया। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा। हम ये नहीं कहते कि लोगों ने जो कुछ भी कहा था वो सच था। ऐसा भी हो सकता था कि वाकई मिडी को जानवर ने मार दिया होगा, लेकिन उसकी लाश कभी किसी को नहीं मिली थी। और वैसे भी बेनिंगटन ट्रायंगल में इतने अजीब हादसे होते थे कि लोगों का इस बात पर विश्वास बढ़ने लगा कि वाकई वहां पर कोई बुरी शक्ति थी जो ये सब कर रही थी। अब इस बात का राज तो भगवान ही जानता है, लेकिन बेनिंगटन ट्रायंगल में गुम हुए लोगों की ये कहानियां यूं ही चलती रहेंगी। सुनते रहिए अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बेनिंगटन ट्रायंगल। बेनिंगटन ट्रायंगल में लापता हुए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। आगे हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कहानी सच है। ये कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। 1946 के दौर में पॉला नाम की यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। पॉला बेनिंगटन के जंगलों से थोड़ी दूर बसे एक हॉस्टल में रहा करती थी। एक रोज वो अपनी रूममेट से ये बोलकर निकली कि वो वॉक पर जा रही है, लेकिन वो आखिरी बार था कि उसे किसी ने देखा था। कहते हैं कि पॉला उस दिन घूमते घूमते बेनिंगटन के पहाड़ों पर उन जंगलों में पहुंच गई थी जिसे बेनिंगटन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। उसके हॉस्टल में रहने वाले लोगों ने इस बात का कभी विश्वास नहीं किया था कि कोई जंगली जानवर किसी इंसान को गुम कर सकता है। वहां आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना था कि इसके पीछे उन्हीं जंगलों का हाथ था। इसे सुनने वाले कई लोग कहते हैं कि ये कहानी सच नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि पॉला शायद अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग गई थी, लेकिन उसकी जांच करने वाले ऑफिसर्स ने बेनिंगटन ट्रायंगल के पूरे जंगलों में हेलीकॉप्टर से पॉला को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मिली थी। बेनिंगटन ट्रायंगल के आसपास जाने वाले हर इंसान को वहां पर कोई ना कोई अजीब सी चीज महसूस होती है। आज तक उन शक्तियों को कोई भी इंसान या विज्ञान सही नाम नहीं दे पाया है। बेनिंगटन ट्रायंगल का रहस्य अभी भी एक रहस्य है, लेकिन शायद समय ये बताएगा कि असल में बेनिंगटन ट्रायंगल है क्या। चलिए अब हम आपको बेनिंगटन ट्रायंगल से गुम हुए और लोगों की कहानी सुनाते हैं। आगे जो कहानी आने वाली है ये बहुत अजीबोगरीब है। अभी आप पर है कि आप इसे सच मानते हैं या नहीं, लेकिन पुलिस की रिकॉर्ड फाइलों के हिसाब से जो कुछ भी हुआ था वो सच था। कहानी शुरू होती है जंगल के एक सुनसान रास्ते पर चल रही एक बस में। जंगल के उस तरफ जहां से वो बस चलकर आ रही थी वहां पहले गांव हुआ करते थे, लेकिन वहां की हवा में धीरे धीरे अजीब सी मायूसी छाने लगी थी। वो मायूसी इतनी मनहूस थी कि वहां के लोग अजीब सी घुटन महसूस करने लगे और धीरे धीरे करके वो गांव खाली होता गया। उसके बाद बचा था सिर्फ गांव के पास से जाता हुआ वो रास्ता। वो रास्ता इतना अजीब था कि वहां से गुजरने वाला हर इंसान अपने मन में भगवान को याद करते हुए वापस आता था। अजीब सी ठंडी हवाएं चलती थी वहां। दूर से जानवरों की चीखने की आवाजें आती रहती थी। एक रात क्या हुआ कि मुसाफिरों से भरी एक बस बेनिंगटन के जंगलों के उसी तरफ वाले रास्ते पर चल रही थी। अब बस में कुल 14 मुसाफिर थे। रात अंधेरी थी, लेकिन मुसाफिरों की चहल पहल से बस काफी आबाद हो गई थी। कहीं कोई बच्चा रो रहा था तो कहीं कोई जोड़ा एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बैठा हुआ था। कहीं कोई खास रहा था, कहीं कोई उदास था तो कहीं कोई खुश था। बस ड्राइवर अपनी ही धुन में गाड़ी को चला रहा था। उसके दिल में हल्का हल्का डर जरूर था उस रास्ते को लेकर, जहां पर रात में जाना बहुत ज्यादा रिस्की था।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो रास्ता रिस्की क्यों था। तो आपको बता दें कि बेनिंगटन के जंगलों की उस मनहूस सड़क पर कई हादसे हो चुके थे, इसलिए गांव के लोगों को वहां पर रात में आने से मना करते थे। लेकिन लालच ऐसी चीज है जो इंसान को अपनी जिंदगी हाथ पर लेकर घूमने के लिए मजबूर कर देती है। लेकिन ये लालच उस बस चलाने वाले का नहीं था, ये लालच था उस बस के मालिक का। वो बस ड्राइवर गाड़ी चलाते चलाते अपने पास में बैठे हुए अपने कंडक्टर से बोला, यार अपना मालिक कितना हरामी है ना। कंडक्टर को उसकी बात समझ नहीं आई। क्यों भाई, अचानक क्या हो गया? अचानक अपने मालिक को गाली क्यों दे रहे हो? इस बात पर बस ड्राइवर दांत पीसते हुए बोला, अचानक नहीं यार, आज तो मैं हर घड़ी उसको मन ही मन गाली देता रहता हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कंडक्टर के सवाल का जवाब देते हुए बस ड्राइवर बोला, यार वो अच्छे से जानता है कि इस रूट पर रात में बस चलाना कितना रिस्की है। क्यों, ऐसा क्या रिस्क है यहाँ? यार इन जंगलों में बहुत से हादसे हो चुके हैं। कई ऐसी चीज हुई है जिसके कारण लोगों को लगता है कि यहाँ पर किसी बुरी आत्मा का साया है। बस ड्राइवर की वो बात सुनकर अचानक की कंडक्टर की आंखें चौड़ी हो गई। ओह, तो इसीलिए यहाँ पर रात में कोई भी बस नहीं चलती हमारी बस के सिवा? बस ड्राइवर जवाब देते हुए बोला, हाँ यही कारण है, लेकिन फिर भी हमारे मालिक जैसे कुछ लोग हैं तो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में रात में भी हमसे बस चलवाते हैं। अब बाहर से आने वाले मुसाफिरों को क्या पता कि यहाँ खतरा है, उन्हें तो रात में बस दिखती है तो वो आ जाते हैं। कंडक्टर को अब उसकी बात समझ आने लगी थी, उसे उसका डर भी समझ आ रहा था। वो उसे बोला, यार तो तुम हमारे मालिक को मना क्यों नहीं कर देते? बस ड्राइवर ने एक बार उसकी आंखों में देखा और चिढ़ते हुए उससे बोला, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? कंडक्टर कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं एक बार उससे ये बोलकर देखूंगा। उसकी बात सुनकर बस ड्राइवर हंसते हुए बोला, तुम अभी नए हो ना, इसलिए इतना उछल रहे हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी उससे बात करने की, उसे समझाने की? लेकिन वो साला बोलता है कि अगर मैंने रात में गाड़ी चलाने से इनकार कर दिया तो वो मेरी नौकरी किसी और को दे देगा। वो दोनों बस ड्राइवर और कंडक्टर आपस में बात करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर सुनसान सड़क पर किसी चीज पर पड़ी। वो दोनों खौफ भरी आंखों से उस चीज को देखने लगे। वो कौन सी चीज थी जिस पर उस बस ड्राइवर और कंडक्टर की नजर पड़ी थी? इस कहानी में आगे क्या होना था, इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कुकू एफएम की इस खास सीरीज अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बेनिंगटन ट्रायंगल में। सुनते रहिए। बेनिंगटन ट्रायंगल के करीब से गुजरते उस सुनसान रास्ते पर एक बस चली जा रही थी। उस बस में कुल 14 पैसेंजर्स थे। उस बस में बैठे कंडक्टर और ड्राइवर आपस में बातें कर रहे थे। उस बस का ड्राइवर कंडक्टर को बता रहा था कि जिस रास्ते पर वो थे वहां पर कई हादसे हो चुके थे। कंडक्टर की उम्र थोड़ी कम थी, इसलिए उसमें जोश भी ज्यादा था। बस ड्राइवर अधेड़ उम्र का था, इसलिए जोश कब का जा चुका था। कंडक्टर तैश में आता है और उससे कहता है, हाँ तो ठीक है ना, छोड़ दो नौकरी, कोई और नौकरी मिल जाएगी। कौन सी नौकरियों की कमियां हैं यहाँ पर? उसकी बात सुनकर बस ड्राइवर फिर से हंसते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है बेनिंगटन बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर मेरे जैसे लोगों के लिए लोग नौकरियां लेकर बैठे हैं कि आओ और हमारे यहाँ नौकरी करो। मुझे यही नौकरी इतनी मुश्किल से मिली है कि मैं क्या बताऊं, और अगर ऐसे में मैंने ये नौकरी भी छोड़ दी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? उनके सिर से तो छत ही चली जाएगी। बस ड्राइवर की बात सुनकर कंडक्टर कुछ सोचते हुए बोला, एक बात बताओ, अगर तुम्हें इन रास्तों में कुछ हो गया तो तब भी तो तुम्हारी बीवी बच्चों की सिर से छत चली जाएगी। उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए ड्राइवर को बोला, दोस्त मौत एक बार का हादसा है, जिंदगी हर रोज का सदमा। बस ड्राइवर की उस बात ने उस कंडक्टर को निश्शब्द कर दिया। बस यूं ही चली जा रही थी, पर फिर कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज हुई।
अब हुआ यूं कि ऐसी ही बातें करते करते वो बस ड्राइवर और कंडक्टर जा रहे थे। बस के अंदर बैठे 14 लोग भी अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। तभी बस ड्राइवर को रास्ते में कोई खड़ा हुआ दिखा। वो आदमी लिफ्ट मांगने के लिए हाथ हिला रहा था। उस सुनसान सड़क पर खड़े उस आदमी को देखकर बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही चौंक गए थे। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि रात के उस वक्त वो इंसान वहां पर आया कैसे था। बस ड्राइवर ने कंडक्टर से पूछा, अब ये कौन होगा बे? कंडक्टर ने कुछ सोचा और फिर उससे बोला, हो सकता है बेचारा फंस गया हो। अगर हमने इसे लिफ्ट नहीं दी तो इसे और कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। हमारी बस ही इस रूट की आखिरी बस है। बस ड्राइवर इस बात पर बोला, लेकिन अगर ये कोई ऐसा वैसा इंसान हुआ तो? कंडक्टर बोला, क्या यार, आप भी कितना डरते हो? इंसान को इतना भी फट्टू नहीं होना चाहिए। अच्छा खासा इंसान दिख रहा है सामने, कोई भूत वूत थोड़ी है। उसकी ये बात सुनकर बस ड्राइवर थोड़ा सा चिढ़ गया और उसने गुस्से में बोला, सुनो बे, तुम ज्यादा तेज मत बनो। जरूरी थोड़े है कि ऐसे रास्तों पर बस आत्माएं ही मिले। ये भी तो हो सकता है कि ये आदमी कोई चोरो चक्का हो। बस ड्राइवर की बात सुनकर चलती गाड़ी से कंडक्टर ने उस आदमी को गौर से देखा और फिर बोला, यार शक्ल तो देखो उसकी, किसी शरीफ घर का लगता है। कपड़े वपड़े भी अच्छे ही पहने हैं उसने। बेचारा फंस गया होगा यहाँ, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कंडक्टर की बात सुनकर ड्राइवर ने कुछ सोचा, फिर उससे बोला, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, मैं रोकता हूँ गाड़ी। ये कहकर ड्राइवर ने उस आदमी से थोड़ी दूरी पर अपनी बस रोक दी। वो आदमी रुकी हुई बस को देखकर खुश हो गया और भागते हुए बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद वो ड्राइवर से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया ड्राइवर साहब, आपने बस रोक दी, नहीं तो इस सुनसान जंगल में मैं यूं ही रात भर खड़ा रह जाता। बस ड्राइवर को अभी उस आदमी पर पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ था, इसलिए अपने मन में आए सवाल को उसने बड़ी बेरुखी से उसके सामने रखा। आप इतनी रात में सुनसान सड़क पे क्या कर रहे थे? इस बात पर वो आदमी बोला, क्या बताऊं यार, मैं जिस टैक्सी से आ रहा था उसका टायर पंचर हो गया। ड्राइवर मैकेनिक को ढूंढने के लिए गया, लेकिन मैं उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, लौटा ही नहीं। इसलिए चलते चलते यहाँ तक पहुँच गया और किसी और गाड़ी का इंतजार करने लगा, लेकिन इस रास्ते में कोई और गाड़ी आती ही नहीं। इस बात पर बस ड्राइवर मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोला, कोई पागल ही आएगा इस वक्त मौत के मुंह में। वो आदमी, क्या आपने कुछ कहा? ड्राइवर ने ना में सिर हिलाते हुए उस आदमी को पीछे की सीट पर जाके बैठने के लिए कहा। उस आदमी के वहां से जाने के बाद वो कंडक्टर से बोला, अंधेरे रास्ते से फट गई होगी टैक्सी ड्राइवर की, इसलिए इसको छोड़कर वापस लौटा ही नहीं साला। खैर, अपने को क्या। इतना कहकर उस ड्राइवर ने वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चल दिया। जिस इंसान को उस ड्राइवर ने मुसीबत में जानकर लिफ्ट दी थी, वही इंसान उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाला था। आगे उस बस में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे वो रात बेनिंगटन के इतिहास में दर्ज होने वाली थी।